दोस्तों, मैं धीरज बोल रहा हूँ। जब मैं उस रात घर पहुँचा तो मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने हम दोनों के लिए डिनर परोसा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह नीचे बैठ गई और खामोशी के साथ मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द महसूस किया। मैं कश्मकश में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना मुंह कैसे खोलूं, लेकिन मुझे उसे बताना था कि मेरी ज़िंदगी और दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे उसे बताना था कि मुझे तलाक चाहिए। मैंने शांति से इस बात को उसके आगे रखा। वह मेरी बातों से नाराज़ नहीं लग रही थी, बल्कि उसने धीरे से मुझसे पूछा, क्यों? मैंने उसके सवाल के परहेज किया। तब इससे वह नाराज़ हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी चम्मच फेंक दी और मुझ पर चिल्लाई, तुम जानवर हो। उस रात हमने वापस में बात नहीं की। वह पूरी रात रोती रही। मुझे पता था कि वह जानना चाहती थी कि हमारी शादीशुदा जीवन को क्या हुआ था, लेकिन मैं शायद ही उसे कोई संतोषजनक उत्तर दे पाता। मैं उसे कैसे बताता कि जिस दिल में पहले उसका घर था, उस पर अब रीना का राज है। मैं अब उससे प्यार नहीं करता था, मुझे बस उस पर दया आती थी। अपराध बोध की गहरी भावना के साथ मैंने एक तलाक के समझौते का पेपर तैयार किया, जिसमें कहा गया था कि वह हमारा घर, हमारी कार और मेरी कंपनी की 30% हिस्सेदारी की मालकिन होगी। जब उसको मैंने वो पेपर दिए तो उसने पल भर उस पर नज़र डाली और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस स्त्री ने अपने जीवन के 10 वर्ष मेरे साथ बिताए थे, वह अब अजनबी सी लग रही थी। मुझे उसके टाइम, संसाधनों और ऊर्जा जो उसने मुझ पर खर्च किया, उसके लिए खेद हुआ। लेकिन मैंने जो कहा था, मैं उसे वापस नहीं ले सकता था, क्योंकि मैं रीना से बहुत प्यार करता था। अंत में वो मेरे सामने ज़ोर ज़ोर से रोई, जिसकी मुझे उम्मीद थी। मेरे लिए उसका रोना वास्तव में एक तरह की रिहाई जैसा था। तलाक का विचार, जिसने मुझे कई हफ्तों से परेशान किया था, अब और मजबूत और स्पष्ट अपनी मंजिल को पाने को लग रहा था। अगले दिन मैं बहुत देर से घर वापस आया और देखा कि वह मेज पर कुछ लिख रही है। मैंने रात का खाना नहीं खाया और सीधे सोने चला गया और बहुत तेज़ी से सो गया, क्योंकि मेरी रीना के साथ एक व्यस्त दिन के बाद थक गया था। जब मैं उठा तब भी वह टेबल पर लिख रही थी। मुझे परवाह नहीं थी, इसलिए मैं पलट गया और फिर से सो गया। सुबह उसने अपनी तलाक की शर्तें मुझे बताई। वह मुझसे कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन तलाक से पहले उसे 1 महीने का नोटिस चाहिए था। उसने अनुरोध किया कि उस 1 महीने में हम दोनों यथासंभव सामान्य जीवन जीने के लिए संघर्ष करें। इसके लिए उसके कारण सरल थे। हमारे बेटे की 1 महीने में परीक्षा थी और वह हमारी टूटी हुई शादी से उसे मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। यह तो मुझे भी मंजूर था। बेटा तो हम दोनों का था, लेकिन उसके पास एक और शर्त थी। उसने मुझे याद करने के लिए कहा कि कैसे मैं उसे अपनी शादी के दिन दुल्हन के कमरे में ले गया था। उसने रिक्वेस्ट किया कि इस 1 महीने तक मैं हर दिन उसे अपने बेडरूम से सामने के दरवाजे तक ले जाऊं। मुझे लगा कि वह पागल हो रही है, लेकिन हमारे साथ में बिताने वाले अंतिम दिनों को सहन किया जा सके और कोई ड्रामा क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने उसका अजीब अनुरोध स्वीकार कर लिया। मैंने रीना को अपनी पत्नी की तलाक की शर्तों के बारे में बताया। वह ज़ोर से हंसी और उसे लगा यह सच में पागलपन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चालें चलती है, उसे तलाक का सामना करना ही पड़ेगा। उसने तिरस्कारपूर्वक कहा। अगले दिन से 1 महीने का नोटिस पीरियड शुरू हो गया। मेरे तलाक के इरादे को स्पष्ट रूप से व्यक्त किए जाने से पहले से ही मेरी पत्नी और मेरे बीच कोई शारीरिक संपर्क नहीं रह गए था। इसलिए जब मैंने उसे पहले दिन गोद में उठाया तो हम दोनों को अजीब लगा। हमारे बेटे ने हमारे पीछे ताली बजाई, डैडी ने मम्मी को गोद में लिया है। उसके शब्दों ने मुझ में एक दर्द की भावना जगाई। शयन कक्ष से बैठक कक्ष तक, फिर दरवाजे तक। मैं उसे गोद में लेकर 10 मीटर से अधिक चला। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हमारे बेटे को
तलाक के बारे में मत बताना। मैंने सिर हिलाया, कुछ परेशानी महसूस कर रहा था। मैंने उसे दरवाजे के बाहर नीचे उतर दिया। वह काम पर जाने के लिए बस की प्रतीक्षा करने लगी। मैं ऑफिस के लिए अकेला चला गया। दूसरे दिन हम दोनों ने काफ़ी आसानी से एक्टिंग कर ली। वह मेरे सीने पर झुक गई। मैं उसके ब्लाउज की खुशबू सूंघ सकता था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस महिला को लंबे समय से ध्यान से नहीं देखा था। मुझे एहसास हुआ अब वह जवान नहीं रही थी। उसके चेहरे पर कम सही लेकिन झुर्रियाँ आ गई थी। उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। हमारी शादी से उस पर बुरा असर पड़ा है। एक मिनट के लिए मैंने सोचा कि मैंने उसके साथ क्या कर दिया है। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो मुझे आत्मीयता की वापसी का आभास हुआ। अरे, यह वही महिला है जिसने मुझे अपनी ज़िंदगी के 10 अमूल्य साल दिए हैं। 5वें और छठे दिन मैंने महसूस किया कि हमारे बीच एकरूपता की भावना फिर से बढ़ रही है। मैंने रीना को इस बारे में नहीं बताया। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे लिए उसे उठाना आसान होता गया। मैंने सोचा शायद प्रतिदिन की ये कसरत ने मुझे मजबूत बना दिया। एक सुबह वह सोच रही थी कि क्या पहने। उसने बहुत सारे कपड़े पहनने की कोशिश की लेकिन उस एक भी उपयुक्त तो पोशाक नहीं मिली। फिर उसने गहरी सांस ली। वो बोली, मेरे सभी कपड़े बड़े हो गए हैं। मुझे अचानक एहसास हुआ कि वह इतनी पतली हो गई है। मुझे अब समझ में आया कि यही असली वजह है जो मैं उसे इतनी आसानी से उठा पाता था। अचानक एक विचार ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। उसने अपने दिल में कितना दर्द और कितना दुख दबा रखा होगा जिससे उसकी ऐसी हालत हो चली है। अब चेतना में कभी इस बारे में सोचा ही नहीं सका। मैंने उसके सिर को छुआ। हमारा बेटा उसी समय अंदर आया और बोला, पापा, माँ को गोदी में उठाने का समय हो गया है। उसके लिए इस एक महीने में अपने पिता को अपनी माँ को गोदी में उठाकर ले जाते देखना उसके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया था। मेरी पत्नी ने हमारे बेटे को करीब आने का इशारा किया और उसे कसकर गाले लगा लिया। मैंने अपना मुंह फेर लिया क्योंकि मुझे डर था कि मैं इस अंतिम समय में अपना विचार न बदल दूं। फिर मैंने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। शयन कक्ष से चलते हुए बैठक के कमरे से होते हुए दरवाजे तक उसने संयमता और स्वाभाविक रूप से अपने हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर रख दिए। मैंने उसके शरीर को कसकर पकड़ रखा था। यह हमारी शादी के दिन जैसी ही था लेकिन उसके बहुत ही कम वजन ने मुझे उदास कर दिया। आखिरी दिन जब मैंने उसे अपनी बाहों में लिया तो मैं मुश्किल से एक कदम भी आगे बढ़ सका। हमारा बेटा स्कूल के लिए चला गया था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं यहाँ नहीं देख पाया कि हमारे जीवन में इंटीमेसी की कमी हो रही है। मैं ऑफिस चला गया। दरवाज़ा बंद किए बिना तेज़ी से कार के अंदर बैठ गया। मुझे डर था कि थोड़ी सी देरी से भी मेरा मन बदल जाएगा। मैं वहाँ चला गया जहाँ रीना रहती थी। रीना ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, सॉरी रीना, मैं अपनी पत्नी को अब तलाक नहीं दे पाऊँगा। उसने मुझे आश्चर्य से देखा। वो अचंभे में थी और फिर मेरे माथे को छुआ। क्या तुमको बुखार है? उसने पूछा। मैंने अपने सिर से उसका हाथ हटा दिया। सॉरी रीना, मैंने कहा, मैं तलाक नहीं लूँगा। मेरा वैवाहिक जीवन शायद इसीलिए उबराऊ था क्योंकि वह और मैं अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को महत्व नहीं देते थे। इसीलिए नहीं कि हम अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। अब मुझे एहसास हुआ कि जब से मैं उसे अपनी शादी के दिन अपने घर ले आया था तब मैंने और उसने एक दूसरे से ये वादा किया था कि हम एक दूसरे का साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मौत हमें अलग न कर दे। ऐसा लग रहा था कि रीना अचानक शक से जग गई। उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और फिर दरवाज़ा मेरे मुंह पर पटक दिया और फूट फूट कर रोने लगी।
मैं उसके घर से बाहर आया और अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में फूलों की दुकान पर मैंने अपनी पत्नी के लिए फूलों का गुलदस्ता लिया। सेल्स गर्ल ने मुझसे पूछा कि कार्ड पर क्या लिखूं। मैं मुस्कुराया और लिखा, मैं तुम्हें हर सुबह उठाऊंगा जब तक मौत हमें अलग नहीं कर देती। उस शाम में घर पहुंचा, हाथों में फूल और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए। मैं सीढ़ियाँ चढ़ा और अपनी पत्नी को बिस्तर पर पाया मृत। मेरी पत्नी महीनों से कैंसर से लड़ रही थी और मैं रीना के साथ इतना व्यस्त था कि ना मैंने ध्यान दिया ना ही महसूस किया। वह जानती थी कि वह जल्दी ही मर जाएगी और वह मुझे हमारे बेटे की नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचाना चाहती थी। अगर हम तलाक के साथ आगे बढ़ते तो मेरा बेटा मुझसे पक्का नफरत करता। कम से कम हमारे बेटे की नज़र में मैं एक प्यार करने वाला पति हूँ। मैंने तो नहीं, लेकिन मेरी पत्नी ने अपना वादा आखिरी दम तक साथ निभाने का पूरी तरह से निभाया। हाँ, पूरा जीवन अब मुझे पछतावे की आग में जलना था, मगर अब अपने आखिरी दम तक अपनी पत्नी से और भी ज़्यादा प्यार करता रहा। चाहे वो मेरे साथ नहीं थी। आपके जीवन के छोटे छोटे पल ही एक रिश्ते में वास्तव में मायने रखते हैं। यहाँ हवेली, कार, संपत्ति, बैंक का पैसा नहीं है। ये खुशी के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं, लेकिन अपने आप में खुशी नहीं दे सकते। इसीलिए अपने जीवन साथी के दोस्त बनने के लिए समय निकालें और एक दूसरे के लिए वो छोटे छोटे काम करें जो नवीनता पैदा करते हैं। एक वास्तविक सुखी विवाहित जीवन कीजिए। यदि आप इस कहानी को शेयर नहीं करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप शायद एक शादी को टूटने से बचा सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसे लोग असफल होते हैं जिन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वे सफलता के कितने करीब थे जब उन्होंने हार मान ली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस कहानी पूरा सुनने के बाद आपके दिल को ज़रा सी भी छुआ हो तो एक प्यारा सा कमेंट करते जाना और इसी तरह की स्टोरी वीडियो और पाने के लिए, सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।